तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे एक थ्योरेटिकल टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या बच्चों हमारे लिए एक थ्योरेटिकल पार्ट है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर हमसे क्वेश्चन क्या राइज किया जाएगा या इससे सवाल क्या रिलेटेड आते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। आप इसका बस थ्योरी थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी बात की एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, और अगर नॉन आइडियल बन रहा तो उसमें भी नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो अगर बच्चों हम इस टॉपिक के बारे में आपको बताएं तो ये टॉपिक 11th के एक टॉपिक से मैच करता है, और वो टॉपिक कौन सा है, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में आप लोग पढ़े थे एक आइडियल गैस था, दूसरा रियल गैस था। सेम कहानी यहाँ पे भी होता है कि सॉल्यूशन जो हम लोग दो लिक्विड का बनाते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वो दो टाइप का सॉल्यूशन बनता है। जब आप दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होता है कि ये दोनों लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन बना ले या फिर वो दोनों लिक्विड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। अब ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये दोनों लिक्विड मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाए या नॉन आइडियल बनाया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो इसी के लिए बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होगा। और आपको अगर याद हो तो आइडियल गैस को फॉलो करने वाला आइडियल गैस इक्वेशन मतलब PV = nRT को फॉलो करने वाला जितना भी गैस होता था वो सब का सब क्या होता था बच्चों, आइडियल गैस होता था, ठीक है। और एक आया था रियल गैस जो वैन डर वाल इक्वेशन को फॉलो करता था। आप यूं कर सकते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करे उसको हम लोग रियल गैस बोलते थे। और रियल गैस में दो तरह का डेविएशन ऑब्जर्व होता है, एक को हम लोग बोलते थे पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे को बोले थे नेगेटिव डेविएशन। अब ये जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का कंसेप्ट होता है बच्चों, वो हम लोग डेविएशन आइडियल बिहेवियर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर गैस आइडियल होता तो क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए था, और अगर गैस आइडियल नहीं हुआ तो क्या प्रॉपर्टी होगा। तो आपको पता होगा वहां पे हम लोग वॉल्यूम का कंपेयर करते थे कि अगर 1 मोल गैस STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा तो उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं क्योंकि वो PV = nRT इक्वेशन को फॉलो करेगा। और अगर 1 मोल गैस STP कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करेगा तब वो क्या हो जाएगा बच्चों, रियल गैस होगा। अब ये रियल गैस में दो कहानी आएगा क्योंकि अगर वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो उससे ज्यादा किया होगा या तो उससे कम किया होगा। तो अगर 22.4 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा तब हम लोग बोलते थे कि ये रियल गैस है जो पॉजिटिव डेविएशन में है। और अगर 22.4 लीटर से बच्चों वो कम वैल्यू लेता था तब हम लोग बोलते थे कि ये भी रियल गैस है लेकिन नेगेटिव डेविएशन में। तो अभी हम जितना कहानी आपको बताएं रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में, अगर ये बातें आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा तो इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी फील होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो बच्चों अभी हम लोग राउल्स लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे, राउल्स लॉ क्या करता है कि जब हम दो लिक्विड कंपोनेंट को मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा बच्चों वो इसी वैल्यू से होगा कि अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों, तो एक्सपेरिमेंटली उस गैस का या उस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, या आप यूं कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा और जो राउल्स लॉ के अनुसार उनके थ्योरी के अनुसार जो हम लोग निकालते हैं वो दोनों एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन। और
अगर रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से जो हम लोग ये वेपर प्रेशर निकालेंगे और जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सोचिए अगर इक्वल नहीं आए तो यहाँ पे वही जो पॉसिबिलिटी कि रॉल्स लॉ के अनुसार जो वैल्यू आएगा उससे या तो ज्यादा हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट वाला या तो कम हो रहा होगा। तो अगर ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो वो वापस कौन सा डेविएशन में जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो गया तो वो निगेटिव डेविएशन। तो बच्चों कहानी यहाँ पे इतना ही है, हम आपको समझा चुके हैं। तो यही सारा चीज हम लोग बारी बारी से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर चलिए यहाँ पे अब ध्यान सभी लोग ने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन के टाइप पढ़ने से पहले, कि आखिर जब दो लिक्विड को हम लोग एक दूसरे में मिक्सअप करते हैं तो वहां पे क्या कोई चेंजिंग का पॉसिबिलिटी होता है क्या, क्या वहां पे और सारी चीजें एनालाइज किया जा सकता है क्या? हम लोग क्या करते लगता है क्या कि दो लिक्विड को दूसरे मिक्स कर दो, सिंपली मिक्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों वहां पे बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, आप यहाँ पे समझे कि क्या मैकेनिज्म होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, कि फॉर्मेशन कैसे होता है दो लिक्विड सॉल्यूशन का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा ध्यान रखें बच्चों, ये जो भी कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का पढ़ते हैं जब दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, वोलेटाइल। आप ध्यान से यहाँ पे समझे फॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट है। अब जैसे देखें, आप अगर दो लिक्विड को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बनाते, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब यही है कि हमारे पास दो लिक्विड होगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक लिक्विड है और आपको पता होगा कि लिक्विड है, इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। मान लीजिए ये लिक्विड ए है, तो ए लिक्विड के बीच में आपस में क्या रहा होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। ए लिक्विड के बीच में आपस में क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है बच्चों, ये भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, मतलब कि ये ब्रिक टाइप ऑफ फोर्स में आता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो या तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, या तो डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। आयन डाइपोल भी होता था। लेकिन यहाँ पे जो दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में होंगे वो यही तीन टाइप का हो सकता है, कि अगर मान लीजिए वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ, क्या हो गया, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है बच्चों, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, जो उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। वो क्या हो सकता है बच्चों, डाइपोल इंटरेक्शन। वो सारी चीजें हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पे। तीसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेनली आप गौर करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी लिक्विड का इसी तीन टाइप का लगभग आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी ये लिक्विड ए है, अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई कहता है ये वाटर है, तो बताइए कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से इंटरेक्टेड होंगे। तो आपको पता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, H बॉन्ड होगा, पक्का H बॉन्ड होगा, देख लें इस तरीके से होगा। तो इसी न किसी टाइप का, मान लीजिए कोई कहता है क्या ये कीटोन मॉलिक्यूल है, ये क्या है बच्चों, एसीटोन लिक्विड होता है। और एसीटोन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब देखिए एसीटोन है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो फिर इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा बच्चों वो क्या हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं ये ऐसे आ जाएगा। इसका इंटरेक्शन अगर हम दिखाएं बच्चों तो ये आपको फिर वापस ऐसा मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इनके साथ इंटरेक्ट होगा और नेगेटिव इन पॉजिटिव इनके साथ इंटरेक्ट होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि ए और ए, लिक्विड ए है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी न किसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। तो ये हम तीन टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि डाइपोल का मतलब हुआ कि एक जगह पे पॉजिटिव दूसरी जगह पे नेगेटिव। तो उसी कंपाउंड का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसका अपोजिट इंड के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, कोई भी अल्केन ले लें, ठीक है, जो लिक्विड में होता है, ठीक है, जैसे हम लोग बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन और टॉलिन जो बच्चों वो क्या है, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन हो गया,
ये टॉलीन हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जज करते हैं। फिलहाल आइए यहाँ पे लोग देखें क्या करना है कि ये बच्चों हो गया क्या, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखिए कि आप एक कंटेनर में लिक्विड बी लेंगे, तो लिक्विड बी में क्या हो रहा होगा, सोचिए लिक्विड बी भी आपस में इसी तीनों में से कोई एक टाइप रहा हो बच्चों, ठीक है। कौन सा टाइप है वो तो प्रॉपर तब पता चलेगा जब आपको इस लिक्विड का नाम दे, तब आप ढूंढ पाएंगे कि ये बी और बी के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या फिर वैन डर वाल इंटरेक्शन है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन, इसमें क्या रहा बच्चों, बी बी इंटरेक्शन, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, बी बी इंटरेक्शन। अब सोचे हैं कि ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलना है क्योंकि मिक्सअप कर रहे हैं। आप सोचे कि जब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, कैसे मिलेगा, दो लिक्विड मिलने का क्या कंसेप्ट है। तो दो लिक्विड मिलने का बच्चों कंसेप्ट ये है कि एक दूसरे के बीच में इंसर्ट होंगे, जैसे ये ए है तो ये बी हो जाएगा, फिर ये ए है तो ये फिर से बी होगा। कुछ इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या समझते हैं कि दो लिक्विड मिक्सअप हो रहे हैं, मतलब कि जैसे देखिए अभी ए और ए के बीच इंटरेक्शन है, यहाँ बी और बी के बीच इंटरेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नया इंटरेक्शन बन रहा है, ए बी के बीच इंटरेक्शन बन रहा है, फिर बी ए बन रहा है, फिर ए बी बन रहा है, फिर बी ए। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि दो ए के बीच में, दो ए के बीच में कोई तीसरा बी आके घुस जाए, तो ये तो तभी हो सकता है ना जब ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन है बच्चों उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन उसको भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ए और बी एक दूसरे के आमने सामने आ पाएगा, इंटरेक्ट हो पाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि ए इंटरेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्रेक करना होगा। बी और बी इंटरेक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली ब्रेक हुआ होगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ए और बी लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों इंटरेक्शन ब्रेक हुए होंगे और यहाँ पे ए बी के बीच में नया इंटरेक्शन बना होगा, ए बी इंटरेक्शन फॉर्म। और जब ए बी इंटरेक्शन फॉर्म होगा तो इसमें एनर्जी क्या होगा बच्चों, रिलीज हुआ होगा। अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसमें हम लोग लिखेंगे एनर्जी रिलीज और इसमें आप लिखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि अच्छा ठीक है कि यहाँ पे एनर्जी हम लोग दिए, यहाँ पे एनर्जी दिए, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, तो हमारा पूरा प्रोसेस तो ये सारा मिला के कंप्लीट हो रहा बच्चों। इसका मतलब कि जब ये दो लिक्विड आपस में मिक्स हुए होंगे तो फाइनली क्या हुआ होगा, फाइनली क्या हुआ होगा, एनर्जी क्या एब्जॉर्ब हुआ होगा या एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो आप समझें कि ये किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दो जगह पे आपको एनर्जी पहले देना पड़ेगा। सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको खत्म करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब सोचिए आप एनर्जी जो सप्लाई किए 10 किलो जूल एनर्जी मान लिया आप सप्लाई किए, तो ये दोनों का एनर्जी ब्रेक हो जाएगा, इंटरेक्शन ब्रेक हुआ। और जब ए और बी के बीच नया एनर्जी बना तो फिर पता चला 10 जूल ही एनर्जी रिलीज हो गया, 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, तो 10 किलो जूल आपको तोड़ने में लगा और जब इंटरेक्शन नया बना टूटने के बाद तो कितना रिलीज हुआ। तो ओवरऑल अगर आप नेट चेंज देखेंगे एनर्जी में तो आपको क्या लगेगा, जीरो, कुछ नहीं हुआ। वो सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे रहा होगा पहले उसी टेम्परेचर पे बाद में भी रहा होगा। लेकिन अब सोचिए कि अगर लगने वाला एनर्जी जो आप तोड़ने में लगा रहे हैं वो अगर आपका ज्यादा लग जाए, वो अगर आपका ज्यादा लग जाए, मान लीजिए जैसे इसका वैल्यू 25 किलो जूल हो जाए और जब ए और बी के बीच नया इंटरेक्शन बना हो तो उस समय एनर्जी आपका 20 किलो जूल रिलीज होता है। तो सोचिए आपका खर्चा हो गया 25 किलो जूल और निकल रहा है 20 किलो जूल। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर जो होगा इन दोनों लिक्विड के टेम्परेचर से फॉल कर जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है,
तो और तीसरा केस हो सकता है कि ये वाला वैल्यू कम लगे, ये वाला वैल्यू ज्यादा लगे, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब यहीं से बच्चों डिसाइड होता है कि जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन या बनने वाला जो प्रोसेस है मिक्सिंग का वो एक्सोथर्मिक होना है या फिर इंडोथर्मिक होना, वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब सोचें कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से हमें समझ आया कि जब भी दो लिक्विड को मिक्स किया जाएगा, जब भी दो लिक्विड को मिक्स किया जाएगा तो हमसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हमसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि बताइए डेल्टा भी मिक्सिंग का वैल्यू क्या हुआ। अब ये डेल्टा भी मिक्सिंग क्या है, डेल्टा भी मिक्सिंग पूछा जा सकता है। जैसे कि ये अब मानिए 1 लीटर का लिक्विड है, ये 2 लीटर का लिक्विड है, इन दोनों को मिला दिए तो फाइनल कितने लीटर का लिक्विड होगा। कोई सोचेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 लीटर होगा। लेकिन बच्चों हर हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ये नॉर्मली समझते हैं अरिथमेटिक, ठीक है, कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे आप 1 लीटर ले रहे हैं, 2 लीटर ले रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली अगर 3 लीटर के कंटेनर में आप रखना चाह रहे हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए बच्चों, भर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 लीटर ए, 2 लीटर ए और इन दोनों को हम एक 3 लीटर कंटेनर में रखना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह से लबालब भरा हुआ रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हर हमेशा नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हर हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर। अब बताएं तो यहाँ पे सवाल आएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 और 1 को मिला के 3 लीटर में भरेंगे तो पूरी तरह से लबालब भर जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ लिक्विड के केस में कि मान लीजिए एक लिक्विड 1 लीटर का, दूसरा लिक्विड 2 लीटर का, जब दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 लीटर के कंटेनर से आपका लिक्विड ओवरफ्लो कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो वॉल्यूम ज्यादा हुआ है मिलने के बाद, तभी तो ये यहाँ से कुछ नीचे टपक गया, गिर गया। ठीक है, अगर नहीं होता कुछ ज्यादा तो उतना में एडजस्ट कर जाता। कुछ एक लिक्विड के केस में ऐसा होगा, वो कौन कौन से लिक्विड मिक्सअप पे होंगे तो वो सब आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर से ऐसा भी सिचुएशन होगा कि 1 लीटर और 2 लीटर को आप जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद देखेंगे कि 3 लीटर का कंटेनर का कुछ पोर्शन खाली हो गया है। ठीक है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम मिलने के बाद, ठीक है, कम हो गया है। तो ये सारा चीज पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा डेल्टा भी मिक्सिंग। क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा भी मिक्सिंग। और डेल्टा भी मिक्सिंग का क्या मतलब हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तब देखेंगे कि फाइनली क्या चेंज हुआ, एक्सेस सेम रहा, बढ़ गया, घट गया। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे यहाँ से पूछ सकता है, देख लें एनर्जी वाला। ठीक है, कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या था बच्चों, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। मतलब यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ। और आपको समझ आ रहा है बच्चों कि ये जो एनर्जी रिलीज है और एब्जॉर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। इवन ये भी डेल्टा भी मिक्सिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर ही। अब सोचिए अगर मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद एक दूसरे को रिपल्सन देंगे, रिपल्सन देंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे रहना चाहेगा, इसका मतलब वो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एग्जैक्टली 3 लीटर कंटेनर आपका ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, और अगर ए और बी मिलने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, इसलिए 3 लीटर का कंटेनर आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और अगर ए और बी मिलने के बाद फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, जैसे ए और ए मॉलिक्यूल था वैसे बी और बी मॉलिक्यूल था, और ए और बी मिलने के बाद भी उसी नेचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब है कि वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो ये चीजें भी बच्चों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं, ये चीजें भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है, थर्ड पार्ट ये पूछेगा बच्चों कि जैसे देखिए मान लीजिए लिक्विड ए है, यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल है, तो ए के मॉलिक्यूल में ऑब्वियस है रैंडमनेस तो हर एक जगह होता है, तो लिक्विड में रैंडमनेस होगा, बी के मॉलिक्यूल भी आपस में रैंडमनेस में होंगे। मतलब
इस कंटेनर में जो लिक्विड है इसका अपना कुछ इंट्रॉपी होगा, मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस होगा, बी का भी क्या होगा, इंट्रॉपी होगा, इंट्रॉपी मतलब रेंडमनेस होगा। जब इन दोनों को मिला देंगे तब इंट्रॉपी क्या होगा, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग डेल्टा एस मिक्सिंग बोलते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग, इसका भी मतलब यही है। बस यहाँ पे आप लिखेंगे इंट्रॉपी, इंट्रॉपी के बारे में आपको पता होगा, थर्मोडायनामिक्स का ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फोर्थ में, ठीक, अब फोर्थ में आपसे क्या पूछा जा सकता है, खुद सवाल अटैच कर सकते हैं कि हमसे और क्या पूछा जा सकता है। तो जो थर्मोडायनामिक्स में एक कंसेप्ट होता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं तो थर्मोडायनामिक्स का हम लोग एलाउंस देखते हैं कि क्या वो प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो एक इक्वेशन का बच्चों डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस, ये थर्मोडायनामिक्स का एक ऐसा इक्वेशन है जो किसी भी प्रोसेस के बारे में बताता है कि क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसे हम इन दोनों लिक्विड को एक दूसरे में रख दें तो या अपने आप एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, क्या हमें नजर नहीं आएंगे कि लिक्विड ए का कौन मॉलिक्यूल है, लिक्विड बी का कौन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब हमें कहीं न कहीं इसके बारे में ये भी जानना होगा, ये एक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे हमें डेल जी मिक्सिंग भी जानना होगा। और डेल जी मिक्सिंग का मतलब क्या बच्चों, चेंज इन फ्री एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी बोल सकते हैं, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। और सोचिए बच्चों और क्या आपसे पूछा जा सकता है, डेल्टा बी मिक्सिंग पूछ लिया। ये चीजें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ये हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। डेल जी मिक्सिंग जो है बच्चों वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, देख लें इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ये दोनों चीजें। और एक हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी पूछ सकते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग मतलब फोर्स ऑफ इंडक्शन में क्या चेंज हुआ, पहले किस तरह का था, बाद में किस तरह से था, उसके बाद किस तरीके था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, बहुत सारे चीज जज करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पूछ सकते हैं वेपर प्रेशर, क्या पूछ सकते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है चेंज होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये वेपर प्रेशर, डेल्टा वीपी जो भी आप लिखना चाहें इस तरीके से, इतना तरह का क्वेश्चन आपसे इस पार्ट से एराइज होता है, ठीक है। और बहुत ही जेन्युइन सब क्वेश्चन है और इसको करने में बहुत मजा भी आने वाला आपको, लेकिन बस थोड़ा सा आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और वो हम अभी थोड़ा सा हिंट भी कर दिए हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं बच्चों वो किस टाइप का हो सकता है। तो एक तो एच बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, एच बॉन्ड स्टॉपिंग, ये सब बहुत ज्यादा यूजफुल है, सुन लें। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे देखेंगे, एच बॉन्ड देखना है। एच बॉन्ड क्या होता है बच्चों, एच बॉन्ड उस तरह के मॉलिक्यूल के बीच में होंगे जहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर हो या फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं बच्चों, अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल हुआ, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एच बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इसका कंडीशन याद रखें, इसका क्या रखना बच्चों, आपको कंडीशन याद रखना कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ले सकते हैं, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर ऐसा है कहीं पे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा है हमारा डाइपोल, 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 डाइपोल का क्या मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल अगले जिसके ऊपर एक एटम के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं बच्चों कि ये एसीटोन था हमारे लिए, ये देखिए नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव इन है। तो इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो इस तरीके से यहाँ अरेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आएगा। देखिए इन दोनों बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन। ये जो डॉटेड दिखा वो डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन है। और एक आएगा बच्चों वंडर वाल, एक आएंगे वंडर वाल। ये सब थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, अगर ये सब चीज समझ में आएगा तो अब लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में ढूंढ लेंगे, ठीक है। वंडर वाल है तो वंडर वाल का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा आपको वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखना है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है
कोई भी आप अल्केन ले लें, ठीक है, जनरली वो अल्केन जो होगा वो ऐसा होगा, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं 6H, ये हम लोग 14 कर सकते हैं, ठीक है, और C5H12 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से C7 कर दे, इसको C7H16 कर दे। तो इस तरीके का जो भी बच्चों है मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में इस टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा। और अगर आप इतना समझ जाएंगे, इतना बात आपके दिमाग में चला गया होगा, तो आप इस टॉपिक को आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, यहाँ से समझने के बाद हमारा यहाँ से क्लियर होता है कि आखिर सॉल्यूशन का डिवीजन किस बेसिस पे किया गया। तो आपको पता चल गया बच्चों कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है बच्चों, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग के बेसिस पे, ये सब तो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये सब क्या प्रॉपर्टी है, मेन ये दोनों काम है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और डेल्टा एच और डेल्टा वी के मिक्सिंग के वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को दो टाइप से क्या किया गया बच्चों, डिवाइड किया गया। एक आएगा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन हम कब बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, वो सारा चीज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से डिसाइड होगा। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बच्चों यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हिंट कर चुके हैं, ऐसे आप केमिकल बॉन्डिंग में इसके अलावे और भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़े हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है। अगर हम यहाँ पे चौथा आपको लिख दें आयन डाइपोल। अब आयन डाइपोल का क्या मतलब बच्चों, जैसे मान लीजिए ये Cl माइनस है, ठीक है, वाटर में किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में किसी सॉल्ट को डिसॉल्व आप करते हैं ना, तो वहाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है बच्चों, इसको हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट कर लेता है, इसको क्या कर देता है, हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो आप आयन डाइपोल के एग्जांपल में ये लिख सकते हैं सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, वाटर या अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, वाटर या अल्कोहल। तो ध्यान रखें आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहां पे हो जाएगा बच्चों, सॉल्ट इन वाटर। अगर वाटर के अंदर कोई सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे जो डिसोल्यूशन हो जाता है सॉल्ट का, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण होता है। तो अगर आपको ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का नॉलेज आ जाए, देखने आ जाए मॉलिक्यूल्स में कि कौन से मॉलिक्यूल में किस टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, तो आप आराम से ये सारा टॉपिक को डील कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक लिख लें, फिर हम लोग अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन शुरू करेंगे कि बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा वी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक आएंगे आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। आप इतना पहले लिख लें आराम से, हो गया बच्चों, इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन का टाइप समझते हैं। अब देखिए आपको टाइप कितने आराम से समझ में आ जाता है अगर इतना सारा बात आप समझ लिए हैं। क्वेश्चन बच्चों आपसे यही इतना एराइज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक लगाना चाहें तो वापस लगा दें, नहीं तो ऊपर तो लगाए हुए ही होंगे। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये दो पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच और सब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जो बच्चों वो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए अब हमें यहाँ पे पहले यही देखना होगा कि आखिर आइडियल सॉल्यूशन हम किस तरह के सॉल्यूशन को मानेंगे, ठीक है, उसके पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना वो ये कि
कौन कौन ऐसा लिक्विड है जो आइडियल सॉल्यूशन मतलब इस टाइप का सॉल्यूशन बना पाएगा। ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं आपको, डेफिनेशन इसका कि आइडियल सॉल्यूशन हम किस सॉल्यूशन को कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर इसके लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे ताकि किस टाइप का लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है, और ये सारा चीज आपको मैच करता हुआ दिखेगा आइडियल गैस के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही लिखते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन में कि सॉल्यूशन which follows, वहां पे बच्चों क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे क्या इसके लिए रॉल्स लॉ है, फॉलोज रॉल्स लॉ। At all temperature and concentration ठीक है बच्चों। तो आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जो राउल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पे ये फॉलो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये राउल्स लॉ फॉलो करने का क्या मीनिंग है, तो राउल्स लॉ फॉलो करने का ये मीनिंग है बच्चों, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि दैट इज P कैलकुलेटेड बराबर क्या होना चाहिए बच्चों P एक्सपेरिमेंटल। अब इसको आप थोड़ा पहले समझ लें, ये P कैलकुलेटेड और P एक्सपेरिमेंटल क्या है। तो P कैलकुलेटेड जो बच्चों वो राउल्स लॉ के अनुसार है, जो राउल्स का लॉ आया है थ्योरेटिकली उसके अनुसार है। जैसे देखिए अगर हम P कैलकुलेटेड की बात करें ना, P कैलकुलेटेड ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, P कैलकुलेटेड, और आपको पता होना चाहिए कि ये P कैलकुलेटेड जो है वो क्या है, ये P कैलकुलेटेड जो है बच्चों वो एक तरह से क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, राउल्स लॉ के अनुसार ये किसके इक्वल होता था P नॉट A इंटू XA। अब देखिए ये सब चीजें वही मान रखें कि हमारे पास लिक्विड A है लिक्विड B है, उन्हीं दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहा है ये, तो ये आ जाएगा P नॉट B इंटू XB। तो ये जो है बच्चों वो हमारा कैलकुलेटेड है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके P कैलकुलेट करते हैं, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो वो कहलाएगा राउल्स लॉ के अनुसार वेपर प्रेशर। ठीक है, और एक क्या होता है एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे एक कंटेनर लिया जाता है। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर होगा, आप इसमें लिक्विड A और लिक्विड B को रख लें, A और B दोनों इसमें रखा हुआ। अब सोचे बच्चों कि ये वेपर बनाएगा, तो जैसे से ये वेपर बनाएगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इस तरह का ट्यूब लगा करके बच्चों इसको मैनोमीटर आप बोल सकते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्लोज ट्यूब मैनोमीटर इस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, अगर मान लीजिए हम ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि जैसे से ये वेपर बनेगा, जैसे से ये वेपर बनेगा, तो इसके अंदर बच्चों मान लीजिए कुछ भी रखा हुआ लिक्विड कुछ भी। ठीक है, पहले मान लीजिए ये इस तरीके से रखा हुआ था, इस लेवल पे था। ठीक है बच्चों, ये इस लेवल पे मान लीजिए लिक्विड रखा हुआ, ऐसा एज्यूम कर लीजिए इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ इस तरीके से। तो होगा क्या देखिए, जब ये वेपराइज स्टार्ट होगा, जब वेपर नहीं बना था तो ऐसा था, जैसे जैसे ये बच्चों वेपर बनाएगा, ठीक है, तो ये कुछ कंडेंस भी होगा फिर वेपर बनाएगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा इक्विलिब्रियम आएगा, और मतलब यहाँ पे कुछ वेपर जमा हो जाएंगे। वो वेपर क्या करेंगे बच्चों, वो वेपर इस तरफ से स्किप करना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ तो लिक्विड है, तो लिक्विड है क्या करेगा, इसके वेपर्स जो होंगे वो इस लिक्विड को ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और मान लीजिए कि वेपर बनने के कारण ये लेवल चेंज होंगे, कुछ ऐसा आ भी जाता है, ये लेवल क्या हो गया बच्चों चेंज होगी, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइट क्रिएट होगा, ये जो नया हाइट क्रिएट हुआ है, ये इधर से इसको धक्का देगा कि धीरे धीरे क्या होगा ऊपर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आने तक जहां पे जाके स्टेबल हो पाएगा, ठीक है, ये जहां तक स्टेबल हो पाएगा यही हमारा प्रेशर कहलाएगा। और ये प्रेशर जब मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, और जो आप कॉपी पे निकाल रहे होंगे पहले से कितना आना चाहिए एक्सपेरिमेंट के दौरान,
अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाए तब हम बोलेंगे कि इसका मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी जो यहाँ पे मिलाए हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाया है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का यही मतलब है एक्सपेरिमेंटल, ये है एक्सपेरिमेंटल और ये जो है बच्चों वो क्या है, थ्योरेटिकल है। ये क्या है हमारा, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल हम कर सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आता है कि आखिर ये आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, ऐसा कहानी कब होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर P कैलकुलेटेड और P एक्सपेरिमेंटल इक्वल हुआ है, इसका ये मतलब है कि अगर हम A का पार्शियल प्रेशर शिफ्ट यहाँ पे निकालें तो वो भी किसके इक्वल आ रहा होगा बच्चों, P नॉट x के इक्वल आ रहा होगा। और PV की अगर हम बात करें तो ये भी P नॉट x के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारा जो भी हम लोग पढ़े ना राउस लॉ में वो सब का सब एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब बात आएगा बच्चों, ये तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का ये डेफिनेशन है और उसका एक ये प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम अलग से भी पढ़ेंगे। अब बात आता है कि आखिर इस तरह का सॉल्यूशन या ये कहानी कब हो पाएगा, तो ये बच्चों तभी हो पाएगा जब लिक्विड ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन था, लिक्विड बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, सेम टाइप का इंटरेक्शन ए और बी के बीच में बनेगा, तभी जाके ये ऐसा कहानी हो पाएगा। तो ये सारा चीज हम बच्चों कहाँ पे लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज में इसका लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ये बोर्ड में बच्चों बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे। अब अगर हम इसका प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात अगर हम लोग करें तो अब गौर से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी में ये देखेंगे बच्चों कि इसमें ए बीच इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ए कॉमा बी एंड ए बी। अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन कहने का क्या मतलब बच्चों, इसको लैंग्वेज में अगर लिखते हैं हम ऐसे करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। अगर ए को हम सॉल्यूट माने तब की मैं बात कर रहा हूँ, ए इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूट, और बी इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और ए बी इंटरेक्शन का क्या मतलब हो गया बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इंटरेक्शन बिटवीन ए कॉमा बी एंड ए बी आर सिमिलर, सिमिलर सेम तो नहीं कर सकते, सिमिलर कर सकते हैं। सिमिलर होने का मतलब है कि लगभग लगभग एक नेचर का हुआ। ठीक है, सिमिलर नेचर का अगर है तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी आर सिमिलर, then liquid form ideal solution, liquid form ideal solution। अब देखिए सेम होने का मतलब, सिमिलर होने का क्या मतलब बच्चों, या तो दोनों क्या होना चाहिए, पोलर नेचर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए कि अगर ये ए और ए के बीच इंटरेक्शन, बी और बी के इंटरेक्शन और ए बी के इंटरेक्शन, अगर ये तीनों सेम नेचर के हैं तो अब बताएं कि यहाँ पे डेल्टा भी मिक्सिंग, डेल्टा भी मिक्सिंग आप क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा। क्या 2 लीटर और 1 लीटर को मिलाने के बाद क्या एक्जैक्टली 3 लीटर होने का चांस है, बिल्कुल होने का चांस है। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में था उतना ही बी और बी बीच में, और ए और बी भी उतना ही इंटरेक्शन था। इसका मतलब ना तो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो एडजस्टेबल वॉल्यूम। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रॉपर्टी 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन अगर 2 लिक्विड बनाएंगे तो उन दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद किसी भी तरीके का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा भी मिक्सिंग का मतलब ये हो गया, दैट इज नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज।
आफ्टर मिक्सिंग। अगर 1 लीटर और 2 लीटर में 3 हुआ है तो दोनों बाद में भी 3 होगा, ठीक है, होना चाहिए 3 तो होगा भी 3। तो इस तरीके से आ गया। अब सोचिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में आपका क्या ख्याल आ रहा है? डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में आपको क्या लग रहा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या बताया गया? जितना तोड़ने में एनर्जी लगेगा टोटल और जितना रिलीज हुआ उन दोनों का नेट सम लेना है। तो सोचिए अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सब एक ही जैसा है, इसका मतलब तोड़ने में जितना एनर्जी लगा होगा उतना एनर्जी रिलीज भी हुआ होगा, क्योंकि जब हम किसी बॉन्ड के स्ट्रेंथ को तोड़ते हैं, ठीक है, और उतना ही स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड अगर बन जाएंगे तो जितना एनर्जी आपको तोड़ने में लगा था उतना एनर्जी वापस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लग रहा था आपको 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? नो एनर्जी चेंज या नो हीट चेंज। हीट चेंज इसलिए क्या हो गया? हीट चेंज नहीं होगा मिक्सिंग के दौरान। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर घटेगा, सेम टेम्परेचर पे रहेंगे। अब अगर हम बच्चों यहाँ पे पूछें आपसे डेल्टा एस मिक्सिंग, तो ये बच्चों क्या होगा? 0 होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? तो आपको पता होगा कि ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ये ग्रेटर देन 0 होने वाला। क्यों? क्योंकि ये आपको बताया गया अभी थोड़ा देर पहले ही कि ये चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिपेंड करता है कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ा है तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। सोचे पहले ए कंटेनर में ए मॉलिक्यूल अकेला था, बी मॉलिक्यूल अकेला था, लेकिन जब आप सॉल्यूशन बनाए तो ए बी मॉलिक्यूल आ गया वहां पर, मतलब ए के पास इतना मॉलिक्यूल था और बी के पास 2 मॉलिक्यूल, वो तो ऐड अप हो जाएंगे ना। तो मॉलिक्यूल्स अगर बढ़े हैं पहले के कंपैरेटिवली में तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। मतलब आप यहां से ये लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग। अब सोचें डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा? तो डेल्टा जी मिक्सिंग बच्चों लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा? क्योंकि यहाँ पे ए और बी लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हुआ है, क्योंकि हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन तो बन चुका है, इसका मतलब ए और बी लिक्विड अपने आप मिक्स हो चुके हैं। तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस हुआ, और स्पॉन्टेनियस हुआ इसका मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि गिब्स एनर्जी डिक्रीजेस, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डिक्रीज होता है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ तक आ गया। अब सोचें और क्या हो सकता है? एक तो 5वां हम ऊपर भी लिख दिए हैं, 6ठा, ठीक है, प्रेशर वाला, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा, लिख देता हूँ। ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये यहाँ तक आ गया। अब हम लोग इसको 6 को अगर ऊपर लिख दें, सारा चीज बच्चों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ही डिसाइड हो, खास करके डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग। ये दोनों तो आपको हमेशा याद ही रखना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन बनाए, चाहे वो आइडियल बने या नॉन आइडियल बने, ठीक है बच्चों, आइडियल बने या फिर नॉन आइडियल बने, तो मिक्सिंग तो हो गया ना, मिक्सिंग हो गया तो ऑलरेडी वो क्या आएंगे? पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। अब अगर 6 की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी इक्वल हो जाएंगे P एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये वेपर प्रेशर का भी हो गया बच्चों। तो जितना प्रॉपर्टी आपको अभी बताया गया था वो सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे हो चुका है। इतना जल्दी से लिखें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का लिक्विड ये सब काम करेगा, तो वो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता है कि हमें वैसे मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करने होंगे, वैसे लिक्विड को मिक्स करने होंगे जिनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? सिमिलर टाइप के होने चाहिए। आप सोचिए कि ये फोर्स ऑफ इंडक्शन सिमिलर कब होंगे, ठीक है।
तो आपको एक हिंट रखना, एग्जांपल याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जांपल भी बहुत बार पूछा जाता है। दो लिक्विड दे देगा, कहेगा बताइए कि ये दोनों लिक्विड मिलके किस टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका पहले ग्राफ बनाते हैं बच्चों, फिर एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ तो आपको पता भी है, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएं वेपर प्रेशर का, तो ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी आपसे पूछेगा, नहीं भी पूछेगा आपको एग्जाम में बनाना ही चाहिए, ठीक है। कि अगर आप इतना सारा चीज आइडियल के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चों हम जो भी ग्राफ पीछे पढ़े थे ना, जो ग्राफ हम पीछे पढ़े थे वो एक्चुअली क्या था, आइडियल सॉल्यूशन का ही था। तो ये ग्राफ आपकी कॉपी में एक बार बन भी चुका है, लेकिन हम वापस फिर से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो ग्राफ होगा वो मोल फ्रैक्शन के बीच का होगा, किसके बीच होता है बच्चों, एम एफ के बीच में होगा। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है, का कंपोजिशन हम कैसे लिखते हैं, अगर कोई x से बराबर यहाँ पे 0 लिखता है, अब वहां पे कुछ और लिखेंगे बच्चों को आप ध्यान से देख लेना अपना, x से बराबर 0 तो x अपने आप 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x a बराबर 1 होगा तो x b बराबर अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है बच्चों, इसका हम लोग मतलब बताए थे आपको कि जब एक ही कंपोनेंट हो, इसका मतलब वो प्योर भी है, यहाँ पे प्योर ए है, और ये बीच का जो पोर्शन है वो क्या बच्चों, सॉल्यूशन का है। तो आपको हम वो पीछे ग्राफ समझा भी चुके हैं, ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे पी नॉट बी रहा होगा, मान लीजिए कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, ये पी नॉट ए है, ये कुछ कम वैल्यू पे रहा होगा, पी नॉट ए ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आता था वो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आता था, ठीक है, इन दोनों का सम आता था। तो इस तरीके से अगर आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर प्रेशर किसका, पीएस आ जाएगा। कितना होता था बच्चों, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट का ग्राफ ड्रॉ करते बच्चों तो वो कुछ ऐसा आ रहा था कि ये एक बार यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, और ये एक बार यहाँ पे कट करते हैं। ये सारी चीजें हम अच्छी तरीके से आपको बता रखे हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे देखिए यहाँ पे सोचिए ये जो ग्राफ होगा वो किसका रहा होगा, तो आप इधर से इधर जा रहे हैं, प्योर ए पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो होगा बच्चों वो किसका रहा होगा, पी ए का रहा होगा, ये पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। अब इसको पुट कर दें, जैसे देखें यहाँ पे देखें एक्स 0 हो गया 0, यहाँ पे देखें एक्स 1, इसका मतलब ये लाइन इसी का है क्योंकि इधर से इधर बढ़ रहे हैं। अगर आप इधर से इधर आएंगे तो ये ग्राफ पी बी का हो जाएगा, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये बच्चों हम ग्राफ बना चुके हैं, जब हम एक्चुअली रॉल्स लॉ जो पढ़े थे ना वो आइडियल सॉल्यूशन मान के ही करते हैं, क्योंकि अब को ध्यान होगा हम पीएस निकालने के लिए ही लगाते हैं, पीएस बराबर पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका मतलब वहां यही एज्यूम किए थे कि जो भी लिक्विड मिलाया गया था वो सब का सब आइडियल सॉल्यूशन बना रहा था, नॉन आइडियल बनाता फिर इस इक्वेशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। जो ग्राफ आपको पीछे सिखाया गया तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का ही था, ये ग्राफ भी बच्चों हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट में इसका एग्जांपल पे, ठीक है, मिटा दें इसको। अब आते हैं एग्जांपल पे देखिए हम लोग क्या करेंगे। एग्जांपल में आपको एक छोटा सा बात याद रखना है कि कैसे पता कर लेंगे कि ये दोनों लिक्विड मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो एक्सपेरिमेंटली हम बहुत सारे प्रॉपर्टी से जज कर सकते हैं, लेकिन हम कॉपी पे बोर्ड में एग्जाम में कैसे बता पाएंगे देख के, ठीक है। तो वहां तक मेरे को क्वेश्चन निकालने नहीं जाएंगे अगर सिर्फ एग्जांपल दे रखा तो अगर हमें एग्जांपल इसका डील करना होगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लिक्विड दे देगा कहेगा बताइए किस तरह का सॉल्यूशन बना रहा है। तो एग्जांपल में बच्चों आप ये ध्यान रखें, नोट का पॉइंट हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि लिक्विड पेयर having similar nature, similar पोलर नेचर कर सकते हैं, पोलर नेचर एंड मतलब पोलर नेचर हो तो एक जैसा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एंड सिमिलर पोलर नेचर एंड नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास में देखिए बच्चों एग्जैक्टली सेम नहीं लिखना, नियरली सेम लिखना, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस आ जाएंगे, तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर मास will form ideal solution, will form ideal solution। अब देखिए एक बात आप याद रखें मेनली कि आपको अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जज करने आ गया होगा, जो कि हम सिखा भी रखे कहाँ पे किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आप ये देख के मॉलिक्यूल को जज कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचें कि अगर हम बोलते हैं सिमिलर टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर ए और ए मतलब सॉलिड सॉलिड के बीच में जिस टाइप का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जिस स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन बॉन्ड ए और ए के बीच में उसी लगभग टाइप का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, बी और बी में होना चाहिए। और जब ए और बी मिक्सअप करेगा तो भी उसी टाइप का इंटरेक्शन आना चाहिए, स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब तो वो लिक्विड क्या करेंगे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है मॉलिक्यूल में, लेकिन जिस स्ट्रेंथ का डाइपोल एक में बना है उसी तरह का स्ट्रेंथ सॉल्वेंट में बनना चाहिए, और सेम स्ट्रेंथ का डाइपोल सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में बनना चाहिए। तो बच्चों इसका कुछ फेमस एग्जांपल आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ले सकते हैं। जैसे पहला जो आएगा एग्जांपल आपको वो आएगा बेंजीन और टॉलिन के बीच में, ये है बेंजीन और ये है टॉलिन। देखिए ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, नॉन पोलर है, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो इसमें दोनों बीच में क्या होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, मतलब कि बेंजीन और बेंजीन मॉलिक्यूल आपस में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुड़ेंगे, ठीक है। टॉलिन टॉलिन मॉलिक्यूल आपस में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुड़ेंगे, और बेंजीन और टॉलिन भी आपस में क्या हो जाएंगे, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुड़ेंगे। तो हम आपको एक डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाले बच्चे, तो आप अगर इसको देखेंगे ये आएगा वैन डेर वाल्स, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या आ जाएंगे, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर देखिए ये क्या होंगे, एक तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट, क्योंकि अलग अलग है ना, लिक्विड बेंजीन है और टॉलिन है। अब सोचिए इसी को एक्चुअली क्या करना था ना, हमें ऐसे दिखाना चाहिए था, बेंजीन और बेंजीन, हम ऐसे इसको एरो लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये है बेंजीन। और अगर हम बात करें बेंजीन, दो बेंजीन है बच्चों, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिखा है डैश डैश करने मतलब बस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से है। तो ये अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, वैन डेर वाल ही है, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। एंड अगर हम टॉलिन की बात करें, क्या बात करते हैं बच्चों, टॉलिन की बात करते हैं। हम एक बस आपको इतना डिटेल से बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। ये टॉलिन, यहाँ पे टॉलिन मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए आप सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, दोनों में से किसी को आप सॉल्वेंट सॉल्वेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है बच्चों वो भी क्या है, वैन डेर वाल ही है, वैन डेर वाल। अब देखिए वैन डेर वाल ही है, लेकिन वैन डेर वाल में भी डिफरेंस ज्यादा का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है बच्चों सेम नेचर के लिए मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप एक कार्बन से डिफरेंस ले सकते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास एक अलग लिक्विड, दोनों बीच में पहले दिमाग में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जज किए तो लगा वैन डेर वाल होगा। फिर ये एक अलग मॉलिक्यूल था हमारे पास रखा हुआ अलग कंटेनर में, फिर सोचे कि ये दोनों बीच मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, तो वैन डेर वाल होगा। फिर सोचे कि जब ये दोनों आपस के साथ बनाएंगे तो किस टाइप का बनाएंगे, तो ये आपस के साथ भी क्या बना रहे हैं बच्चों, ये आपस के साथ भी क्या बना रहे हैं, वैन डेर वाल भी बना रहे हैं। इसका मतलब देख लें, सॉलिड सॉलिड के बीच इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन क्या रहा, सेम नेचर का रहा। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि बेंजीन और टॉलिन जो होंगे वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, बेंजीन और टॉलिन क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो आपको ये एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब सोचिए दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे बच्चों, देखें कोई ये कह सकता है कि क्या यहाँ वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्या दोनों सेम होंगे क्या? तो सेम तो नहीं होंगे बच्चों, हम सेम लिखे भी नहीं, हमें क्या चाहिए? सिमिलर चाहिए, एक जैसा चाहिए, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं? इथाइल अल्कोहल ही चलेगा बच्चों, ध्यान रखना एक कार्बन का ही डिफरेंस होना चाहिए मॉलिक्यूल में। अब ये दोनों मिलकर ही क्या कर देंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब गौर से अगर आप इसी तरीके से देखो तो आपको पता चल जाएगा, ये दोनों अगर आपस में मिलते भी हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, पता है आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, या इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर सोचो इस तरीके से कि जब हमारे पास सिर्फ मिथाइल अल्कोहल रहा होगा, क्या रहा होगा बच्चों? सिर्फ मिथाइल अल्कोहल रहा होगा, हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, तो देखिए दोनों क्या करेंगे? H बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास सिर्फ इथाइल अल्कोहल जब अकेला रहे होंगे तब वो आपस के मॉलिक्यूल में क्या कर रहा होगा? वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना रहा होगा। तो देखिए यहाँ भी H बॉन्ड है, यहाँ पे भी H बॉन्ड है, और जब मिला है तो भी वो एक दूसरे से H बॉन्ड ही बना रहा है। हाँ, अब स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत जरूर फर्क रहा होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे H बॉन्ड इसके कंप्लीटली ज्यादा होता है, वो आगे लोग समझेंगे, ऑर्गेनिक का इफेक्ट होता है, प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा घटता है। तो है नेचर दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड है, और चूंकि मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा से डिफर नहीं कर रहा है, इस पार्ट का पोलर, ये जो नॉन पोलर पार्ट है, इस पार्ट का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या रहेंगे बच्चों? लगभग सिमिलर रहे होंगे। तो इस तरीके से देख लें आप, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, कहीं पे भी आपको एग्जांपल मिलेगा तो आप सही ढंग से कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए कोई एल्केन ही लेता है, तो ये कोई C6H कितना हो जाएगा बच्चों? 14, और इसी में कोई C7 ले लेगा, H16 कर देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। आप ऐसा भी ले सकते हो, किसी में एक क्लोरीन लगा दो, C6H13Cl कर दो, ठीक है। तो अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसी में C6H13 क्लोरीन है तो हम यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं। आयोडीन नहीं चलेगा, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों नियरेस्ट में है, इसलिए इन दोनों का हम लोग मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस बहुत कम मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप आयोडीन ले लेते हो, क्लोरीन और आयोडीन चला जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन चला जाएगा, तो गैप बहुत ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ डाइपोल का नेचर आएगा, प्लस माइनस डेवलप होगा, प्लस माइनस डेवलप होगा, तो इन दोनों मिलने के बाद ही डाइपोल ही बनाएंगे, वो दोनों मिलने के बाद ही डाइपोल बनाएगा। आपस में भी डाइपोल था, आपस में भी डाइपोल था। इस तरीके से बच्चों को क्या कर सकते हैं? इसका एग्जांपल को भी समझ सकते हैं। तो हम समझते हैं, अगर आपको कोर्स ऑफ इंडक्शन क्लियर हुआ होगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा बच जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप देखिए क्या चेंजिंग आएगा। अगर आपको ये सारा बात समझ में आ गया है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन कब करेगा, नेगेटिव डेविएशन कब करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना पे ही खत्म कर रहे हैं।